हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है एक बिजनेसमैन के लिए, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि आप बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग अच्छे से करते हैं तो आप अपने सब्सिडी बेनिफिट्स को बढ़ा सकते हैं। हाउ टू मेक इफ़ेक्टिव बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग्स, इस सीरीज़ में आज हम आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से जो सब्सिडी प्लानिंग के जो फेज हैं उनके बारे में डिस्कशंस करेंगे कि व्हाट विल बी द टाइमिंग टू मेक सब्सिडी प्लानिंग्स और एग्जीक्यूशंस। कई बार बिजनेसमैन के माइंड में ये आता है कि सब्सिडी केवल एक बार मिलती है, या एक बार आपने सब्सिडी ले ली उसके बाद सब्सिडी नहीं मिलती, या सब्सिडी केवल तभी मिलेगी जब आप अपने बिजनेस को चालू कर लेंगे। यानी यदि आपको सब्सिडी प्लानिंग के इम्प्लीमेंटेशंस फेज़ की सही नॉलेज नहीं है तो आप सब्सिडी प्लानिंग मिस कर जाते हैं, सब्सिडी लाभ मिस कर जाते हैं। तो यहाँ हम इफ़ेक्टिव सब्सिडी प्लानिंग कैसे करें इसको प्राइमरली दो पार्ट में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला कि न्यू यूनिट्स, बीइंग ए न्यू यूनिट, या अगर आप नया बिजनेस सेटअप करते हैं तो उसकी सब्सिडी प्लानिंग कैसे करें, और यदि आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आपको सब्सिडी प्लानिंग कैसे करनी है। पहले एस्पेक्ट्स में हम बात करेंगे कि नए यूनिट पर आप सब्सिडी प्लानिंग कैसे करें। देखिए, जैसे ही आपके माइंड्स में कोई नया बिजनेस करने का थॉट प्रोसेस इनिशिएट होता है, सब्सिडी प्लानिंग का चैप्टर उसी समय ही शुरू हो जाता है। तो हम नए यूनिट को जो सब्सिडी प्लानिंग फेज़ है उसको तीन बेसिक पार्ट्स में एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, फिर कंटिन्यूइंग ऑफ योर बिजनेस। यानी तीन पार्ट में हम सब्सिडी का एनालिसिस कर रहे हैं। तीन पार्ट यानी कमेंसमेंट से पहले, आप बिजनेस शुरू करने से पहले क्या टेक केयर करेंगे ताकि आपकी सब्सिडी प्लानिंग इफ़ेक्टिव बने। आफ्टर कमेंसमेंट आपको क्या टेक केयर रखना है कि सब्सिडी जो प्लानिंग आपने की है उसका एग्जीक्यूशन इफेक्टिव हो और सब्सिडी लाभ आपको मिले। और ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जो अगर आप बिज़नेस को कंटिन्यू करते हैं तो आपको प्लानिंग करके सब्सिडी लाभ आप बढ़ा सकते हैं। तो पहले हम एनालिसिस करते हैं बिफोर कमेंसमेंट। जैसे कि मैंने बताया आपको कि सब्सिडी का जो प्लानिंग फेज़ है, जिस दिन आप किसी बिजनेस को करने के बारे में सोच रहे हैं उसी से शुरुआत हो जाती है। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोडक्शन, यानी आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहे हैं, आप किसी भी आइटम का मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोडक्शन जो प्लानिंग फेज है उसमें पहला पॉइंट कनेक्ट होता है आपका कि जैसे ही आप अपने बिजनेस के लिए साइट का सिलेक्शन करते हैं, तो जैसे ही साइट सिलेक्शंस आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं, उसी से सब्सिडी भी सिंक है। अब आपको यहाँ एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये भी है कि आपके माइंड में ये नहीं रहना चाहिए कि भाई सब्सिडी तो हम तब शुरू करेंगे जब हम बिज़नेस शुरू कर देंगे। नहीं, जैसे ही आप साइट का सिलेक्शन कर रहे हैं आपको ये देखना है कि साइट स्पेसिफिक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, साइट से कनेक्टेड बेनिफिट हैं जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी रिफंड्स। यदि आप उस लैंड को बाइंग करते हैं तो उस पर जो स्टाम्प ड्यूटी आप पे करते हैं, कई स्टेट में इसका एग्जम्पशंस है, यानी जब आप बाइंग कर रहे हैं उसी समय आपको स्टाम्प ड्यूटी पे ही नहीं करनी है, तो वो एग्जम्प्टेड कैटेगरीज में स्टाम्प ड्यूटी आती है। और कई स्टेट में आपको एक बार पे करना होता है, उसके बाद जब आप बिजनेस चालू करते हैं तो उसका रिफंड प्रोसेस है, रिम्बर्समेंट है। तो आप ये ज़रूर देखिए कि आप किसी भी स्टेट में जब बिज़नेस इनिशिएट कर रहे हैं तो उस बिज़नेस की करने के लिए स्टेट स्पेसिफिक क्या पॉलिसी है जिससे कि आपको जो साइट सिलेक्शन है उसका स्टाम्प ड्यूटी रिफंड हो जाए या आपको वो एग्जम्पशंस हो जाए। तो देखिए, साइट से सिलेक्शन से ही कनेक्टेड आपका सब्सिडी पॉइंट्स है। दूसरा एस्पेक्ट, जब आप किसी भी साइट का सिलेक्ट करते हैं उसके बाद उस पर एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस आपको पे करने होते हैं, उस लैंड का कन्वर्जन कराना होता है या CLU फीस आपको पे करनी होती है। तो यहाँ पर भी स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसीज़ होती हैं जो आपको जो ADC चार्जेज हैं या CLU फीस हैं इनमें एग्जम्पशंस भी देती हैं और कई स्टेट इनका रिम्बर्समेंट भी कर देती हैं, यानी एक बार आपको पे करना है उसके बाद आपको वो रिफ़ंड हो जाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ये साइट से कनेक्टेड है। हम बात कर रहे हैं बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोडक्शंस, यानी जब आपने साइट सिलेक्शन किया
तो ये दो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स आपको टेक केयर करने हैं कि आपको स्टाम्प ड्यूटी रिफंड्स मिले और आपको एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस की जो आप फीस पे करते हैं उसमें छूट मिले। तो दोनों अगर ये बेनिफिट सिंक करेंगे तो आपको अच्छा एक सब्सिडी बेनिफिट यहाँ कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद जैसे ही आप बिजनेस को इनिशिएट कर रहे हैं कि भी हमने साइट फाइनल कर ली, अब आपको वहाँ कंस्ट्रक्शंस का काम करना है, प्लांट एंड मशीनरी का सेटअप करना है, तो आप बैंक से फंडिंग लेते हैं। तो यहाँ जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है उनकी एडवांस में प्लानिंग शुरू होगी कि भाई आपको कितना इन्वेस्टमेंट्स पैटर्न लाइनअप करना है, कौन सी पॉलिसीज़ में और कौन कौन से क्रेडिट लिंक सब्सिडी लाभ हैं जो कि बैंक टर्म लोन से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल्स, आप कोई भी एग्रीकल्चर बेस अगर बिजनेस इनिशिएट करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जिसमें आपको 7 साल तक 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, तो इसके लिए आपको बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शंस, बिफोर टेकिंग टू लोन ही आपको इसमें आवेदन करना होता है मिनिस्ट्रीज़ में। यानी यहीं से आपकी सब्सिडी प्लानिंग शुरू हो जाती है कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर्स में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स की अप्रूवल लेने के लिए फ़ाइल लाइनअप करनी होती है, जिससे आप जो बैंक से लोन लेंगे उसके ऊपर आपको 3% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, कोलेटरल फ्री फंडिंग्स आपको मिलती है, और यदि आपने सीजीटी एमएससी कवरेज बैंक ने आपके लोन के साथ सिंक किया है तो उसकी जो कवर फीस होती है उसका भी आपको रिफंड्स मिल जाता है। तो यहाँ आपकी प्लानिंग इनिशिएट होती है कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं, जो कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन का ही आस्पेक्ट है, तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी हैं, कैपिटल सब्सिडीज़ हैं, या आपकी जो सीजीटी एमएसएमई की कवर फीस है उसकी रिफ़ंड का प्रोसेस है, या कोलेटरल फ्री रिलैक्सेशंस हैं, ये जो बेनिफिट्स हैं ये आपके इसी टाइम से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप देखिएगा कि बिफोर कमेंसमेंट आपको दो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट पर फोकस करना है, साइट सिलेक्शंस और बैंक लोन। तो साइट सिलेक्शन से भी आपके सब्सिडी बेनिफिट सिंक हैं और बैंक लोन से भी सब्सिडी बेनिफिट सिंक है। तो इस तरीके से बिफोर कमेंसमेंट वाले आस्पेक्ट्स में आप दो इम्पोर्टेंट फैक्टर को कंसिडर करके अपने सब्सिडी प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब हम कमेंसमेंट शुरू करते हैं तो यहाँ जैसे ही बैंक से आपने लोन लिया, आपने अपना फंड्स और बैंक का फंड्स लेके कंस्ट्रक्शंस का काम शुरू किया और आपने प्लांट एंड मशीनरी सेटअप की। अब आपने प्रोडक्शन चालू किया, अपना जो भी आपका डिजायर प्रोडक्ट्स हैं उसका जैसे ही आपने प्रोडक्शन चालू किया तो अब यहाँ आपको सब्सिडी क्लेमिंग्स करनी होती है। यानी कि मोस्ट ऑफ जितने सब्सिडी बेनिफिट सिंक होते हैं वो आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन से सिंक होते हैं। यानी जैसे ही आपने प्रोडक्शन चालू किया तो अब आपको जो सब्सिडीज़ आपके ऊपर एलिजिबल्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि पहले के वीडियोज़ में भी कि आपको अपने बिजनेस पे सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट एडवांस में बनवा लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक प्रकार से सब्सिडी का रोड मैप है। उसमें जो जो सब्सिडी एलिजिबिलिटीज़ होंगी वो एडवांस में आपकी टेबल पर लिस्टेड होके आएंगी, उनकी टाइमलाइंस आएंगी, उनकी जो क्वांटम्स हैं, उनके जो सब्सिडी रेट्स हैं वो पहले ही आपको पता होगा। तो जैसे अगर आपके पास एडवांस में सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट है तो उसका लाभ आपको अब यहाँ मिलता है कि जैसे ही आपने कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन शुरू किया तो कौन कौन से सब्सिडी लाभ आपको क्लेम करने हैं। जैसे कि जैसे ही आपने प्रोडक्शन चालू किया तो आपको स्टाम्प ड्यूटी रिफंड्स हैं, कैपिटल सब्सिडीज़ हैं, इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जम्पशंस हैं, अगर आपने डीजल जनरेटर सेट लिया है तो उसकी सब्सिडी लाभ है, आपने कोई टेस्टिंग इक्विपमेंट लिया है तो उस पर सब्सिडी लाभ है, आपने अगर एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप किया तो उस पर सब्सिडीज़ हैं, आपने जैसे ही अगर कोई और पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस सेटअप किया तो उसका लाभ है, आपका ईडीसी का रिफंड्स हैं। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट जो वन टाइम होते हैं और कमेंसमेंट से सिंक होते हैं उनकी आपको इस समय इम्प्लीमेंटेशंस करनी होती है। यहाँ इंपॉर्टेंट्स पैरामीटर जो आपको टेक केयर करना होता है कि अपना पेपर वर्क इस तरीके से डिज़ाइन कीजिए जैसे ही आपने कमेंसमेंट किया विद इन 3 मंथ्स आपको जो सब्सिडी क्लेमिंग्स करने होते हैं वो इफ़ेक्टिवली आप कर पाएँ। तो यहाँ मैंने जो दूसरा आस्पेक्ट है जो कि हम सब्सिडी प्लानिंग में डिस्कस कर रहे थे कि बिफोर कमेंसमेंट और आफ्टर कमेंसमेंट, तो आफ्टर कमेंसमेंट भी आपकी सब्सिडी प्लानिंग का इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं जो कि आपको रियल में एग्जीक्यूट करना होता है, सब्सिडी बेनिफिट क्लेम करने होते हैं, तो वो इस टाइम जोन में आपको करने होते हैं। तो दो पैरामीटर्स मैंने अभी आपको बताए कि बिफोर कमेंसमेंट और आफ्टर कमेंसमेंट। तीसरा जो आस्पेक्ट है
जो कि न्यू यूनिट्स के लिए सब्सिडी प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स है वो है कि कंटिन्यूइंग ऑफ योर बिजनेस। ऐसे बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं, सब्सिडीज लाभ हैं जो आप बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल्स इंटरेस्ट सब्सिडी, तो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ये आपको सब्सिडी लाभ क्लेम करना होता है। मान लीजिए आपकी यूनिट्स के ऊपर 7 साल तक इंटरेस्ट सब्सिडीज़ का लाभ एज पर द स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसीज एलिजिबल्स है, एप्लीकेबल्स हैं, तो आपको 7 सालों तक जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होगा आपको वो सब्सिडी क्लेमिंग करनी है। तो कॉन्टिन्यूइंग्स, इफ़ यू आर कॉन्टिन्यूइंग योर बिजनेस, इफ़ यू आर रेगुलरली पे योर लोन अमाउंट्स, तो आपको ये इंटरेस्ट सब्सिडीज़ के लाभ मिलते हैं, आपको कॉन्टिन्यूइंग बेसिस पे मिलते हैं। तो यहाँ जैसे कि मैंने बताया कि सब्सिडी केवल एक बार नहीं मिलती, अगर आप इसको अच्छी प्लानिंग करते हैं तो 7 साल तक आप ये इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके स्टेट स्पेसिफिक में स्टेट जीएसटी का रिफंड प्रोविजंस हैं तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडीज़ के लाभ होते हैं, उनको आप कंटिन्यूइंग बेस पे ले सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई टैक्स इंसेंटिव्स है, इनकम टैक्स का है, तो वो आप कंटिन्यूइंग बेस पे ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको जो हमने आपको सजेस्ट किया था, रिकमेंड किया था कि जो सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट आपको बनवानी चाहिए, उसका बहुत बड़ा रोल आपको यहाँ मिलता है, क्योंकि वो जब आपने बिजनेस करने की सोची थी उस समय जो सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट आपने बनाई उसका लाभ अगले 5, 6, 7 सालों तक आपको मिल सकता है, जो कि कॉन्टिन्यूइंग बेस सब्सिडीज लाभ हैं, उनकी प्लानिंग आप अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको न्यू यूनिट्स के लिए सब्सिडी प्लानिंग कैसे करें उसमें हमने 3 बेसिक पार्ट डिस्कस किए, बिफोर कमेंसमेंट, आफ्टर कमेंसमेंट और कंटिन्यूइंग ऑफ अ बिजनेस। तो तीनों स्टेज पर आप अपनी सब्सिडी प्लानिंग कर सकते हैं, सब्सिडी का एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, सब्सिडीज की क्लेमिंग कर सकते हैं। तो यदि आपके पास एक राइट सब्सिडी कंसल्टेंट होगा तो आपकी राइट सब्सिडी प्लानिंग्स होगी। इसके लिए केआईपी ने हमेशा एक रिकमेंडेशंस दी है कि आप अपने बिजनेस का जो भी नया बिजनेस आप करने की सोच रहे हैं उसके लिए सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट ज़रूर बनवाइएगा। इससे आपके सब्सिडी लाभ बढ़ जाएंगे, आपकी सब्सिडी प्लानिंग इफ़ेक्टिव बनेगी। अब हम बात करते हैं जो कि एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, अगर वो सब्सिडी प्लानिंग कैसे करें। कई बार बिजनेसमैन की ऑब्जर्वेशंस आती है कि सर हमने तो पहले सब्सिडी लाभ ले लिए, अब अगर हम एक्सपेंशन करते हैं, डाइवर्सिफिकेशंस करते हैं तो कोई सब्सिडी लाभ मिलता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसीज़ का बड़ा रोल होता है कि जैसे ही आप अपनी एग्जिस्टिंग यूनिट्स में कोई एक्सपेंशन करते हैं, मान लीजिए कोई आप मशीन का एक्सपेंशन करते हैं जिससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपका सेल्स बढ़ जाता है, आपका जो एम्प्लॉयमेंट बेस बढ़ता है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स काफ़ी ऐसे ऐड ऑन बेनिफिट देती है कि आपने एक्सपेंशन किया है। यानी जनरली जो एक्सपेंशंस होता है वो मोर देन 50% ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरीज। ये स्टेट वाइज अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए आपने इनिशियली 2 करोड़ रुपए का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया, तो जब आप 1 करोड़ या उससे ज़्यादा के अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको एक्सपेंशंस की डेफिनेशन में कवर कर लेते हैं। और एक्सपेंशन की सिचुएशन में आपको जो नए यूनिट को जो लाभ मिलता है, ऐसे ही एक्सपेंशन के केस में भी आपको इंटरेस्ट सब्सिडी या स्टाम्प ड्यूटी रिफंड्स, स्टेट जीएसटी का रिफंड्स, इलेक्ट्रिक ड्यूटी का एग्जम्पशंस, ऐसे लाभ स्टेट द्वारा दिए जाते हैं। यदि आप कोई डाइवर्सिफिकेशंस भी करते हैं, मान लीजिए आप एक एक्स प्रोडक्ट में काम करते हैं, अब आप उसको डाइवर्सिफाई करके कोई वाई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो डाइवर्सिफिकेशंस की सिचुएशन में भी सेम यूनिट में जस्ट लाइक ए न्यू यूनिट के बेनिफिट सिंक हो जाते हैं। वहाँ जैसे ही आप कोई डाइवर्सिफाइड करके नया यूनिट सेटअप करते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी, ईडीसी का रिफंड्स, इलेक्ट्रिक ड्यूटी रिफंड्स, कैपिटल सब्सिडीज़, वो सारे लाभ आपसे सिंक हो जाते हैं। तो आप ये ना सोचिएगा कि अगर आप एग्जिस्टिंग यूनिट में कोई एक्सपेंशन कर रहे हैं और डाइवर्सिफिकेशंस कर रहे हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेंगे। आप सही सब्सिडी प्लानिंग करके अपने एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशंस की सिचुएशन में भी सब्सिडी लाभ बढ़ा सकते हैं। तो ब्रीफ में मैंने आपको जो सब्सिडी के प्लानिंग फेज हैं उनके बारे में बताया कि नए यूनिट्स के लिए और एग्जिस्टिंग यूनिट के लिए, और नए यूनिट को किस किस स्टेज पर सब्सिडी प्लानिंग करनी चाहिए, एग्जीक्यूशंस करना चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग यूनिट हैं उनको कैसे सब्सिडी क्लेमिंग करना चाहिए। तो आई होप ये जो सब्सिडी प्लानिंग के फेज़ हैं, यदि आप इनको टेक केयर करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करके सही सब्सिडी प्लानिंग करेंगे, तो आप अपने बिजनेस में सब्सिडी लाभ बढ़ा पाएंगे। तो केआईपी के साथ बने रहिएगा, सब्सिडी प्लानिंग की सीरीज़ को कंटिन्यू सुनते रहिएगा।
KIP की बिजनेस कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इससे आपको नए बिजनेस सब्सिडी के अपडेट्स रेगुलर बेस पे मिलते रहेंगे। KIP के यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहे। तो वेलकम इन KIPs। थैंक यू।